हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 90 प्लस 90 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे। तो आज यह टॉपिक बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि उस समय अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था यह 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यही बताएं, यह प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो जो भारत सरकार का लेखांकन का कार्य होता है वह महालेखाकार करता है। आगे चलते हैं। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो कारगिल दिवस का गठन हुआ था, यह 26 जुलाई को कारगिल दिवस का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी जो होता है, यह प्रथम विधिक सलाहकार होता है। आगे चलते हैं। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देशिका जो प्रस्ताव यह किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह किया था उद्देशिका प्रस्ताव, और यह 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किए थे। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है तो किस अनुच्छेद में? तो यह प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। आगे चलते हैं। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो था, यह संविधान सभा का निर्माण का आधार था। आगे चलते हैं। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में जो भारत शब्द है कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो यह भारत शब्द 2 बार उल्लेख है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो यह कहा गया है राज्यों का संघ है। भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को उसे अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। तो आप लोग इसको याद रखेगा, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है, यह 44वां जो संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया, उसे 300A में कानूनी अधिकार बनाया गया, जो कि संपत्ति का अधिकार 31 अनुच्छेद 31 में था। तो आप लोग इसको भी याद रखेगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। आगे चलते हैं। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो पृथक जो यह पृथक होगा, तो यह मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं जो अनुसूची का संबंध है, यह दल बदल के विधेयक से है। जो दल बदल के जो विधेयक है उससे संबंधित है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव यह 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे चलते हैं। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा यह प्रदान की गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन द्वारा यह की गई थी। आगे चलते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आप लोगों को बताना है।
तो यह झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। यह समितियां पूछी जाती हैं एग्जामों में, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती जो राज दिवस है यह 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो यह भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, अभी बताए हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसे अपनाया गया था संविधान को। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो देश के एकमात्र निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी जो थे, यह एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो प्रारूप समिति को यह 26 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। आगे चलते हैं। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो यह ज्ञान जैल सिंह थे, जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, जिसे JB वीटो भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ज्ञान जैल सिंह थे जो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे। आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो यह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है PN भगवती को क्या कहा जाता है? भारत में जनहित याचिकावाद का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को यह अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। आगे चलते हैं। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह संसद द्वारा की जाती है। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यह कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो थे HC मुखर्जी थे। कौन थी? HC मुखर्जी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो यह जो कैबिनेट मिशन था उसमें संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी 389 थी। ठीक। और जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जो अलग हुआ, तो उस समय संख्या हो गई थी 299। कितनी हुई थी? जब पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय संख्या 299 हो गई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है। आगे चलते हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान निर्माण के समय यह कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह जो अनुशंसा पर जोड़े गए थे मूल कर्तव्य को। आगे चलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कितने शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में? तो उसमें जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। यह 4 शब्द थे जो कि प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य था यह भूतपूर्व सोवियत संघ था, उसमें जो रूस है उसमें सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इसी को भूतपूर्व मतलब सोवियत संघ नाम दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सोवियत संघ से यह मूल कर्तव्य को संविधान में लिया गया। आगे चलते हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी हुई है? तो 11वीं जो अनुसूची है यह किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यह जोड़ी गई है। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्यों को किस भाग और किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद यह 51 है और भाग पूछता है तो 4A में
या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 10वीं जो अनुसूची है यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में यह जोड़े गए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियां की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यह अनुसूचियों की संख्या है 12 अनुसूची है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो यह 11वीं जो अनुसूची है इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो यह 8वीं अनुसूची में मिलता है। आगे चलते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो अवशिष्ट जो शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। किससे? कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो किस भारत का गवर्नर जनरल सृजित किया गया था? कौन सा अधिनियम था? तो ये 1833 का चार्टर्ड एक्ट था जो कि उस समय गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। आगे चलते हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है यह 5वीं जो अनुसूची है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे चलते हैं। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो जो दल बदल है यह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा यह कहा गया है? तो यह जो अनुच्छेद 24 है यह 14 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं यह कारखानों में काम नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 24 में बात की गई है। वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो वायसराय का जो पद है यह 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा यह पद सृजित किया गया था। आगे चलते हैं। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो यह हम भारत के लोग जो है यह भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली गई है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो जो राष्ट्रपति है वह किस अनुच्छेद के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हीरालाल जी कानिया थे जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो स्रोत है 1935 का शासन अधिनियम, जो भारत का शासन अधिनियम जो था 1900, यह सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु यह लक्ष्मीमल सिंघवी ने यह समिति की सिफारिश की थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो दास्ता का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र कहा है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। BN राव जो थे यह संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो विधि दिवस जो मनाया जाता है यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को ही विधि दिवस के जो संविधान दिवस भी इसी दिन इसके रूप में इस विधि दिवस के ही कहा जाता है। तो आप इसको संविधान
संविधान दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। आगे चलते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो प्रथम बार जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को यह फहराया गया था, जो कि कांग्रेस के द्वारा यह 26 जनवरी 1930 को यह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था प्रथम बार। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह इस दिन ही जो कांग्रेस थे तो उस दिन ये स्वतंत्रता अपनी उस दिन से ही मनाने लगी थी। तो यह 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार यह ध्वज फहराया गया था। आगे चलते हैं। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध यह अनुच्छेद 28 के तहत लगाया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी लाहौर 1929 के अधिवेशन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? यह की गई थी 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह घटाकर की गई थी। 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र कर दी गई थी मतदाताओं के लिए। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे वह मुंबई से यह संविधान सभा में सदस्य थे। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। आगे चलते हैं। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। आगे चलते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है तो यह राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो यह 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो यह प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत यह शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक जो अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन का अंत किया गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा उसका अंत किया गया था। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में यह 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन को जाना जाता है? निलंबन को जाता है तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 जो राष्ट्रीय आपात यह है यह अनुच्छेद 19 में इसका निलंबन को जाता है। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह संसद की जो प्रथम बैठक हुई थी तो 13 मई 1952 को यह संसद की प्रथम बैठक हुई थी। आगे चलते हैं। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो यह लोकसभा अध्यक्ष जो है यह अपने पद का शपथ नहीं लेता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव जो थे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय यह प्रधानमंत्री रहे थे। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं।
महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। आगे चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है यह अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा यह भाग 3 को मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 इसे संविधान की आत्मा कहा है। आगे चलते हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो यह 44वें जो संविधान संशोधन 1979 में हुआ था, तो इसको संपत्ति के मूल अधिकारों को हटाकर 44वें संविधान द्वारा हटाया गया था और संपत्ति के अधिकार को यह कानूनी अधिकार बनाया गया था। आगे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वह समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची जो है ये इससे प्रश्न आते हैं, यह कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो यह राष्ट्रपति जो संसद में यह 14 सदस्य मनोनीत करता है, जिसमें राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 14 सदस्य मनोनीत करता है। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन जो समिति है उसके लोकसभा के जो 30 सदस्य होते हैं वह प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन विधेयक जो है यह अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है, धन विधेयक की बात करता है। आगे चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो संसद में जो धन विधेयक को प्रस्तुत करना होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की क्या होती है? अनुमति आवश्यक होती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यह क्वेश्चन 98 क्वेश्चन थे। आप लोग को कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।